स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आपको ये फेमस तस्वीरें जरूर याद होंगी। असल में इन्हें उस समय लिया गया था जब इंडिया 1963 में नासा के साथ मिलकर नाइक अपाचे रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी में था। ये वो दौर था जब इंडिया ने स्पेस रिसर्च के बारे में सोचना शुरू ही किया था। मगर क्या आप जानते हैं कि पहली बार दुनिया में किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट ने धरती का चक्कर कब लगाया था? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वो तारीख थी 4 अक्टूबर 1957, यानी जब इंडिया नासा के साथ मिलकर रॉकेट उड़ाने की जद्दोजहद में लगा था। उसके लगभग 6 साल पहले ही यूएसएसआर अपनी सैटेलाइट स्पुतनिक को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर चुका था। इसी तरह जिस साल इंडिया ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश ही किया था, उसी साल 28 जुलाई 1969 को कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ल्यूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन को लेकर यूएसए का अपोलो 11 चांद तक पहुंच चुका था। यह वो पहला मौका था जब स्पेस रिसर्च ने अर्थ के डायमेंशन को ही तोड़कर रख दिया था और इंसान ने अपने कदमों के निशान चांद पर छोड़ दिए थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब दुनिया चांद पर पहुंच चुकी थी तब न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन भारत स्पेस रिसर्च के फील्ड में चलना सीख रहा था। लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि तब से लेकर आज तक इंडिया ने इसरो के दम पर स्पेस रिसर्च के फील्ड में जो अचीव और कंट्रीब्यूट किया है उसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। फिर चाहे अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऑटो रिक्शा के किराए से भी कम कीमत पर मार्स तक पहुंचने वाले मार्स रोवर की बात हो, या फिर इंटरस्टेलर और आदि पुरुष जैसी मूवीज के बजट से भी कम कीमत पर मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर देने की बात हो। यही कारण है कि आज स्पेस रिसर्च के फील्ड में कोई भी इसरो को हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहा, बल्कि अब तक दुनिया ये बात समझ चुकी है कि इंडिया ने स्पेस रिसर्च में अपने कदम भले ही देर से उठाए हों, मगर उसकी दौड़ अब तेज होती जा रही है। मगर अब आप कहेंगे कि ये तो सब इसरो के उस ग्लोरियस पास्ट की कहानी है जिसके बारे में सब जानते हैं। बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? वो फ्यूचर जहां इसरो सही मायने में स्पेस रिसर्च के डायमेंशंस ब्रेक करने की तैयारी में है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसरो के फ्यूचर को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद को केवल इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तक लिमिटेड न रख के फ्यूचर में उसके इवॉल्विंग रोल पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों इसरो की जुगाड़ू टेक्नोलॉजी ही अब उसके फ्यूचर ग्रोथ के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है, जिसे पीछे छोड़े बिना शायद वो वैसे फ्यूचर गोल्स अचीव न कर पाए जैसी उससे उम्मीद है। तो चलिए हम अपना सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, 2025 में इसरो अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान की तैयारियों को पुख्ता करने में लगा है और इसी सिलसिले में वो मार्च 2025 से ही अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स की एक सीरीज को इंप्लीमेंट करने जा रहा है, जिसके लिए वो ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्रा की भी मदद लेने वाला है, ताकि 2026 के क्रूड स्पेस फ्लाइट मिशन के पहले हर तरह से इस मिशन को फुल प्रूफ किया जा सके। यही नहीं, अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन के लिए प्रिपेयर करने और ट्रेन करने के लिए भारत, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भी मदद ले रहा है, जो ये दिखाता है कि भारत के स्पेस मिशंस ने अब नेशनल आइडेंटिटी की बाउंड्री को भी फ्लूइड और फ्लेक्सिबल बना दिया है। यही नहीं, हाल ही में गवर्नमेंट ने राज्यसभा में यह बताया कि 2028 तक वो कम से कम 2 क्रूड स्पेस मिशंस करने की तैयारी में है। इसी तरह हमारा इसरो इसी साल यूएस स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा के L बैंड रडार और इसरो के S बैंड रडार से लैस निसार
अब तक का पहला सैटेलाइट होगा जो दोनों तरह के एडवांस्ड रडार से लैस होगा, जो इस टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ के इकोसिस्टम्स, आइस मास, वेजिटेशन, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर और एग्रीकल्चर के साथ साथ अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वोल्केनोज जैसे नेचुरल हजार्ड्स के बारे में कंसिस्टेंटली डेटा कैप्चर करेगा। और अर्थ की ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग हमें डिजास्टर मिटिगेशन, एनवायरमेंटल ट्रैकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करेगी, जिससे रिसोर्सेज का इन्फॉर्म्ड, सस्टेनेबल और इकोनॉमिक यूज इंश्योर किया जा सके। लेकिन इसके बाद 2028 में इसरो अर्थ से आगे बढ़कर वीनस के लिए अपना ऑर्बिटिंग सैटेलाइट शुक्रयान लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि वीनस के एटमॉस्फेयर को इन्वेस्टिगेट करने और उसकी जियोलॉजिकल एक्टिविटी की असेसमेंट करते हुए वहां मौजूद एक्टिव वॉल्केनोज को डिटेक्ट करने का काम करेगा। अब हालांकि वीनस का एटमॉस्फेयर काफी डेंस है, जो प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, मगर इस काम में सिंथेटिक अपर्चर रडार और अल्ट्रावायलेट इमेजिंग सिस्टम्स जैसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स शुक्रयान की मदद करेंगे। इसके बाद 2030 में इसरो चंद्रयान 4 के साथ एक बार फिर मून के साउथ पोल पर उतरने को तैयार है, जिसके लिए वो इस बार जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर लूनर सॉयल और रॉक सैंपल्स को अर्थ पर लाने की कोशिश करेगा। साथ ही वो यहां वाटर आइस की प्रेजेंस को लेकर भी रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। इस कोलैबोरेटिव मिशन को ल्यूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अभी से लूनर एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक सिग्निफिकेंट लीप माना जा रहा है। यही नहीं, अपने मार्स ऑर्बिटर की प्रीवियस सक्सेस से इंस्पायर होकर इंडिया मंगलयान 2 की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन इस बार इसरो अपने इस मंगलयान 2 से मार्स को केवल ऑर्बिट करने के बजाय उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की तैयारी में है। अब हालांकि कयासों के मुताबिक यह प्रोजेक्ट 2026 में इंप्लीमेंट होगा और इसे स्पेस मिशन की ओर से अप्रूवल मिल भी चुका है, मगर पीएम मोदी लेड यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। मगर इस सब के बीच इसरो अपनी लॉन्च कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है, जो रीयूजेबल होने की वजह से लो कॉस्ट होने के साथ साथ भारत की प्रेजेंट पेलोड कैपेसिटी को भी 3 गुना तक बढ़ाने का काम करेगा, जिससे इसरो के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में भी आसानी होगी। इसरो ने इसे डेवलप करने के लिए 2032 के एंड का टारगेट सेट किया है, मगर इसके बाद जिस प्रोजेक्ट की बात हर कोई कर रहा है वो है भारत का अपना मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसके 2035 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की तारीख में केवल 2 ही स्पेस स्टेशन एक्टिव हैं, जिनमें एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइना का तियांगोंग। अगर भारत अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो यह हमारे नेशनल प्राइड के साथ साथ उसके फ्यूचर स्पेस टारगेट्स को पूरा करने और स्पेस रिसर्च को बूस्ट करने का काम करेगा। उदाहरण के लिए इंडिया अपने इस स्टेशन का उपयोग लॉन्ग ड्यूरेशन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने और मटेरियल साइंस, बायोलॉजी और मेडिसिन में नए ब्रेक थ्रू को डेवलप करने के लिए भी कर सकता है। मगर इसरो के लिए इस स्पेस स्टेशन को डेवलप करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है अफोर्डेबिलिटी। अब देखिए, इंडिया ने इसके लिए 20,193 करोड़ रुपीस यानी लगभग $2.4 बिलियन का बजट रखा है। लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग स्पेस स्टेशन पर नजर डालें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बिल्ड और मेंटेन करने में अब तक $150 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं। यहां तक कि इस चाइनीज स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने में भी 8 to 10 बिलियन का खर्चा आया था। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसरो तो हर चीज कम दाम में कर दिखाता है, तो फिर इस बार भी वो ऐसा कर ही लेगा। तो हम आपको बता दें कि इसरो और इंडियन स्पेस एक्सपीडिशन की राह में ये सोच भी एक रोड़े की तरह काम कर रही है, क्योंकि जहां एक और इसरो की कॉस्ट कॉन्शियसनेस हमारे प्रोजेक्ट्स को अफोर्डेबल बना रही है और दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये हमें एक बड़ी छलांग लगाने से भी रोक रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स बार बार इस ओर पॉइंट आउट करते हैं कि यदि इसरो को यह सब अचीव करना है तो उसे और खास तौर पर इंडियन गवर्नमेंट को अपने माइंडसेट को भी बदलना होगा और अपनी फ्रूगल या कम इन्वेस्टमेंट पर जुगाड़ ढूंढ लाने की अप्रोच में भी तब्दीली लानी होगी। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? आफ्टर ऑल, जिस क्वालिटी को लेकर इसरो की इतनी तारीफ की जाती है, आखिर उसे बदलने की जरूरत क्या है? तो आइए इसे शुरू से समझते हैं। दोस्तों, यूएसए हर साल नासा पर $25 बिलियन खर्च करता है, जो इसरो के $1.6 बिलियन के एनुअल बजट से कहीं ज्यादा है। यहां तक कि न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज तक इतने दशकों में भारत ने इसरो पर जितना भी क्यूमुलेटिव एक्सपेंस किया है,
वो नासा के ईयरली बजट से कम है। लेकिन यूएसए और इंडिया के बीच प्रेजेंट ये डाइकॉटमी इसलिए भी जस्टिफिएबल है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है जिसकी इकोनॉमी स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर इतना भारी भरकम खर्च अफोर्ड नहीं कर सकती। वहीं हमें इस बात की भी दाद देनी होगी कि इतने कम बजट में भी इसरो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहां एक एस्टिमेट के मुताबिक वो अपने ऊपर खर्च किए गए हर 1 रुपए के बदले 2.5 रुपीज का रिटर्न दे रहा है। मगर यहां भारत को यह फैसला लेना होगा कि क्या वो केवल यूएस और ईयू के लिए कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करके खुश है या उसे इस गेम को बड़ा करना है। क्योंकि एक सच ये भी है कि अगर भारत को सही मायने में अपने स्पेस रिसर्च के डायमेंशंस को फैलाना है तो उसे काम करने के अपने तरीके में भी कुछ बदलाव लाने होंगे। असल में बीते साल तक हर कोई ये पॉइंट आउट कर रहा था कि इसरो की अब तक की सभी सक्सेसेस मोस्टली यूएस और रशिया जैसे स्पेस जायंट्स के प्रीवियस सक्सेस को ही कॉस्ट इफेक्टिव और एरर फ्री मैनर में रेप्लिकेट करने का नतीजा है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए बन पाई है क्योंकि भारत के हिस्से की गलतियां और उन गलतियों पर होने वाला खर्च ये देश पहले ही उठा चुके हैं। मगर जब भारत मून के साउथ पोलर रीजन तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना तो उसने अपने इस जायंट चेसर के टैग को भी उखाड़ फेंका और इसी के साथ उसने अपने लिए सेट किए गए बार्स को भी और ऊंचा कर दिया, जिसने पहली बार हमें ये एस्पिरेशंस दी कि हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस में भी एक पायनियर, एक फ्लैग बेयरर की भूमिका निभा सकते हैं और वो भी अचीव कर सकते हैं जो अब तक कोई नहीं कर सका। मगर भारत और उसके इसरो की ये राह आसान नहीं होगी क्योंकि कतार में आगे खड़े होने पर गलती करने की गुंजाइश ज्यादा होती है क्योंकि आपके सामने कोई सैंपल प्रोजेक्ट होता ही नहीं। मगर कतार में सबसे आगे खड़े होने का एक फायदा यह भी है कि आपके पास अपनी गलतियों से सीखने का और खुद को बेटर बनाने का मौका होता है। साथ ही आगे खड़े होने की वजह से मंजिल पर सबसे पहले पहुंचने का मजा आप ही उठाते हैं। लेकिन स्पेस रिसर्च के फील्ड में हम जिस मजे की बात कर रहे हैं उसकी भी अपनी एक बहुत इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक वैल्यू है। अब आप हीलियम 3 का ही एग्जांपल ले लीजिए। एक एस्टिमेट के मुताबिक मून पर 1.1 मिलियन टन हीलियम 3 मौजूद है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के पोटेंशियल फ्यूल के तौर पर देखा जा रहा है। यहां हम याद दिला दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन से कहीं ज्यादा पावरफुल रिएक्शन होती है। आसान भाषा में कहें तो फ्यूजन वही रिएक्शन है जो सन को पावर देने का काम करती है, जबकि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर वर्क करते हैं। अब हीलियम 3 के बारे में यह कहा जाता है कि इससे होने वाला फ्यूजन रिएक्शन इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकता है कि केवल 25 टन हीलियम 3 से इंडिया को पूरे साल की पावर प्रोवाइड की जा सकती है। यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यदि हम मून का सारा हीलियम 3 अर्थ पर ले आएं तो यह इंडिया को आने वाले 44,000 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई दे सकता है, जो इसे एक तरह से इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पावर बना देता है। इसी तरह आप एस्टेरॉइड्स का एग्जांपल ले लीजिए जो प्लैटिनम, निकल, सिल्वर और गोल्ड जैसे प्रेशियस मिनरल्स और दुनिया की इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल मेटल्स का भंडार होते हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सभी मिनरल्स की कंबाइंड वेल्थ को जोड़ा जाए तो यह दुनिया में मौजूद हर पर्सन को $100 बिलियन की वेल्थ प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि यह बात जाहिर है कि अब तक कोई भी देश वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है जो इन रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करके अर्थ पर ला सके। मगर यह बात भी उतनी ही सही है कि ऐसा वही कर पाएगा जो स्पेस रिसर्च की कतार में आगे खड़ा होगा। आफ्टर ऑल ऐसा सेम सिनेरियो हम आईटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की रेस में होता देख चुके हैं, जिसके बाद यूएस और उसकी सिलिकॉन वैली विनर्स टेक्स ऑल अप्रोच पर ही डेवलप हुए, जबकि बाकी देशों के साथ साथ हम भी आज तक केवल आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करके यूएसए से कैचअप करने की कोशिश में ही लगे हैं। यही नहीं, एक समय पर आईटी में किए गए इन्वेस्टमेंट का ही फायदा यूएसए आज एआई रेस के फ्रंट रनर के रूप में भी उठा रहा है और शायद आगे भी उठाता रहेगा। ऐसे में हमें भी यह समझना होगा कि जैसे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, स्पेस सेक्टर में भी नए नए अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगे, क्योंकि तब तक ह्यूमन काइंड की इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी अर्थ के डायमेंशंस को ब्रेक करके कहीं आगे बढ़ चुकी होगी। यही कारण है कि भारत और इसरो को भी अभी से अपना गेम बड़ा करना होगा। उदाहरण के लिए समय समय पर यह बात भी पॉइंट आउट की जाती रही है कि इसरो को फंड की कमी की वजह से अक्सर अपने प्रोजेक्टेड प्लान्स में तब्दीली करनी पड़ती है या अपने मिशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे इंप्लीमेंट करने और यहां तक कि प्लान्ड मिशंस को कंप्लीट होने में काफी टाइम लगता है। अब आप चंद्रयान 3 का ही एग्जांपल ले लीजिए। यह बात सही है कि इसरो का यह मिशन बेहद सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसकी नेट कॉस्ट बाकी लूनर मिशंस के कंपैरिजन में काफी कम थी,
मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसरो के जिस चंद्रयान को 2023 में चांद पर पहुंचने में 41 डेज लगे, वहीं इस कंपैरिजन में 1969 का अपोलो 11 केवल 4 डेज में मून पर लैंड कर गया था। इतना ही नहीं, 1959 का सोवियत यूनियन का लूना 1 तो 34 आवर्स में ही चांद की सतह पर पहुंच गया था। इसी तरह हाल ही में इसरो ने यह घोषणा की है कि वो 2040 में प्लैंड क्रूड मून मिशन के लिए मेगा रॉकेट बिल्ड करने के बजाय डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए काफी इकोनॉमिक रहेगा। अब यह बात सही है कि इसरो की यह स्मार्ट अप्रोच उसकी अनपैरेलल्ड कैपेबिलिटी को दिखाता है, मगर एट द सेम टाइम यह बात भी उतनी ही सही है कि इससे हमारे प्रोजेक्ट्स की गति पर बार बार स्पीड ब्रेकर्स लगते रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। यही कारण है कि इसरो के ही एक्स चीफ के सिवन ने भी कुछ साल पहले यह बात मानी थी कि इसरो केवल किफायती इंजीनियरिंग से आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में यदि भारत को कुछ बड़ा करना है और स्पेस रिसर्च के फील्ड में आगे निकलना है, तो उसे इसरो और स्पेस रिसर्च के अपने बजटरी कमिटमेंट्स को बढ़ाना होगा, जिससे इसरो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साथ कैपेबल टैलेंट और ब्राइटेस्ट माइंड्स को भी इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर सके। यही नहीं, हमें नए रिस्क के साथ साथ नए फेलियर्स के लिए भी तैयार रहना होगा, जहां हम हर वक्त इस सवाल के साथ आगे नहीं बढ़ सकते कि इस स्पेस प्रोग्राम से आम आदमी को क्या फायदा होगा, क्योंकि अक्सर ये फायदे इतने ज्यादा दूरगामी होते हैं कि इन्हें नियर टर्म में समझना और समझाना दोनों मुश्किल होता है। वहीं अगर हम नियर फ्यूचर या क्वांटिफिएबल टर्म्स में बात करें, तो आज प्राइवेट प्लेयर्स, स्टार्टअप्स और बढ़ते कमर्शियलाइजेशन के बीच स्पेस का सेक्टर भी ब्रॉड होता चला जा रहा है, जिसमें रिसर्च और कम्युनिकेशन जैसे टेक्निकल मैटर्स से लेकर टूरिज्म तक के नए एवेन्यू ओपन हो रहे हैं। यही कारण है कि एक एस्टिमेट के अनुसार आने वाले 1 डेकेड में ही इंडिया की स्पेस इकोनॉमी 8 बिलियन यूएसडी से बढ़कर 44 बिलियन यूएसडी होने जा रही है। जाहिर है कि इसका सीधा फायदा देश की इकोनॉमी और जॉब मार्केट को मिलेगा। ऐसे में यदि भारत अपने स्पेस सेक्टर और इससे रिलेटेड रिसर्च को इफेक्टिवली इस्तेमाल करता है, तो आने वाले समय में स्पेस भी हमारी इकोनॉमी, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का ड्राइविंग फोर्स साबित हो सकता है। आफ्टर ऑल, स्पेस प्रोग्राम्स में भारत के बढ़ते फॉरेन कोलैबोरेशंस इसका जीता जागता उदाहरण है, जो दिखाते हैं कि इसरो के अंडर देश में स्पेस रिसर्च एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बस जरूरत है तो इसे एक नया पुश देने की, वो पुश जो केवल इसरो को ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी को एक नई ट्रेजेक्टरी पर लाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या भारत आने वाले 1 डेकेड में स्पेस के फील्ड में ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है या नहीं? इस बारे में आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।